नमस्ते हितेश गौर जी। उमेश जी नमस्कार। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा आवाज मैंने आ रही है अभी? मेरे यहाँ पे यू है। कैसे हैं मैं एकदम बढ़िया। आप कैसे? आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा। गुड गुड वेरी आपका गुड। प्रेडिक्शन ऐसा रहता है जैसे कितना, जैसे नहीं बोलते एक्सपीरियंस्ड। नहीं, मैंने तो अभी तक ऐसा ऐसी लगता है कि एक्सपीरियंस पर्सन है काफी। इतनी अच्छी प्रिडिक्शन तो मैंने कोई भी नहीं दी अभी तक। गलत ही हुई है नहीं नहीं, हमेशा। आपने बहुत अच्छा दिया है। मेरी मैं हमेशा आपका गलत होती है। क्या सर? मैं बोल रहा हूँ मेरी तो हमेशा गलत होती है। मैंने कहाँ दी है अच्छी। नहीं नहीं नहीं, कहाँ गलत, मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ फिर से। और बाकी सब प्रैक्टिस कैसे चल रहा है? सर जितना टाइम मिल पाता है जॉब के बाद में। हाँ वही हमारा भी है, जॉब के बाद बस अभी जॉब से आया हूँ 7 बजे और बस हाँ, दूध अपना भी बैठा। सुबह 8 बजे 8 बजे निकल के रात को 8 बजे घर में घुसते हैं। तो बस उसके समझिए, बाद जो भी टाइम मिल पाए। समझिए तो बहुत कम परसेंटेज हमारा ये हो रहा है, मतलब मैं वीडियो भी ठीक से नहीं देख पाता हूँ। वही हो रहा है, टाइम नहीं मिल पाता इतना। टाइम नहीं मिल पाता उतना। वही हम लोग का जॉब ऐसा नहीं है, बैक ऑफिस जॉब में यही होता है ना कि दिक्कत हो हाँ, जाती है। और बाकी सब एकदम मस्त बढ़िया। बढ़िया राधे बढ़िया। राधे मैम। राधे राधे आप सभी राधे को। राधे मैम। राधे राधे सभी को। जो राधे दिख राधे। रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं, सभी को। राधे राधे। हाँ आपने सही बोला मैम, जो दिख रहे हैं उनको भी, जो नहीं दिख रहे हैं उनको भी। पंडित जी मतलब नमस्कार। व्यक्त और अव्यक्त दोनों को राधे राधे हैं। हाँ आशुतोष सर नमस्कार। विशाल जी नमस्कार। राम राम जी, राम राम, राम राम जी। क्लासेस हो गए ना बेटा, यही। रितेश सर का तो पता है, बाकी सब आप लोग क्या दिल्ली में ही रहते हैं या दूर, मतलब? साहब नमस्कार। नहीं मैं मैं तो फरीदाबाद में झारखंड रहता रांची में रहता हूँ, अच्छा, आप रांची से हैं। धोनी ओके। के घर के पास। अच्छा। जी सुना जी। करें। हूँ। धोनी के घर के पास कहाँ? हम्म। वो अरगोड़ा अरगोड़ा में। हाँ हाँ वही। एक्चुअली में धोनी हमारा बैचमेट है, 99 बैच के हम लोग हैं। अरे वाह। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी स्कूल का हमारा रीयूनियन हुआ था तो धोनी आ नहीं पाया, लेकिन उनको मैसेज चला गया था धोनी को, माही को। ऐसे तो धोनी अब हो गया, पहले तो हम लोग के लिए माही ही था। सही बात है। है तो वैसे ही अभी भी। हाँ मैं तो बहुत ज्यादा काम, देखती नहीं मैचेस वगैरह, मतलब बहुत जब काम देखना है और तो। कूल है, ये बढ़िया है। लेकिन मिले हुए बहुत साल हो गए। कोई रीयूनियन में ऐसा हुआ है कि मिलने का प्रोग्राम हुआ है, इस बार आएगा तो हम लोग मिलेंगे, छोड़ना नहीं। कोई सेलिब्रिटी बन जाता है तो लगता है कि यूनिक है हाँ कुछ, मतलब नहीं वैसा, ऑब्वियसली वैसा टैलेंट। नहीं है, मिलना चाहता है सबसे, भूला किसी को नहीं है वो। हम्म। ऐसा नहीं है, अभी भी मिलने पर बहुत अच्छा रिगार्ड करता है सभी का। और अपने दोस्तों को तो अच्छा, जो अच्छे, जो एकदम क्लोज फ्रेंड थे वो तो उनका काम ही देख रहे हैं। अभी एकदम जो उनका काम देख रहा है, जो चीतू, उसके ये में भी आया था, क्या बोलता हूँ, जो फिल्म में आया हुआ है चीतू, हम्म। सीमांत लोहानी, हम्म। तो वो भी आया हुआ था, तो उससे डिस्कस हो रही थी। तो अभी बहुत सारा फ्रेंचाइजी है उसके बाद, 700 कंपनियों का फ्रेंचाइजी। वही वो और उसकी वाइफ देखते हैं वेरी गुड वेरी सारी गुड। चीज। और मैम आपका कैसा चल रहा है सब चीज? चल रहा है बस। आप तो अच्छा प्रैक्टिस करती है, एस्ट्रो, एस्ट्रो में आप है, एस्ट्रोटॉक। एस्ट्रो टॉप। ऐसे ही है, मतलब चल रहा है। चल रहा है, नहीं सबका चलता ही है। एस्ट्रोटॉक में जरूरी नहीं है एक, ऐसा, लेकिन हाँ ठीक है, चल। आशुतोष सर कुछ बोल रहे थे। हाँ सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। ये सर एस्ट्रोटॉक गुरुदेव। वगैरह में जो है क्या कैसे करते हैं, मतलब आप आप कैसे में रजिस्टर करते हैं? मैं आप सबको कह रही हूँ, मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं, मतलब वो शायद अपने हर एक उसको देते हैं एस्ट्रोलॉजर को, कि अगर किसी को हम्म, ज्वाइन करना है एस्ट्रोडॉक तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं आप लोगों को रिकमेंड कर सकती हूँ। उसके लिए आपको कोई फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे विल डायरेक्टली कॉल यू। तो आपका ऐसे होता है। मैं, हम रिकमेंडेशन जिसका भी देंगे ना, तो आप लोग, अगर आप लोगों में से किसी को करना है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। बट हाँ ये है, एस्ट्रोडॉक पे बहुत अच्छी, मतलब अर्निंग्स वगैरह हो जाती है। जिसको भी है, अपना अनम्यूट करो, अनम्यूट। प्रणाम गुरु। गुरुजी नमस्कार। गुरु जी नमस्ते गुरु। प्रणाम। आए प्रणाम सर। प्रणाम। राधे राधे गुरु सर। गुरु जी बातें राधे सुन रहे राधे। थे।
बातों बात मैं सोच रहा था कि अच्छी बातें हो रही है, चर्चा अच्छी चल रही है, तो मैं भी थोड़ा देर उसका हिस्सा बन जाऊं। आज हितेश सर से बात हुई थी, छोटे हैं मुझसे तो हाँ। कोई बात नहीं, फिर भी सर बोल रही हूँ मैं। मैम खाली तो नाम लेके ही बोले, ज्यादा अच्छा लगेगा। वही, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, दिल्ली के लोग तो वैसे भी थोड़े इस मामले में थोड़े बदतमीज टाइप के होते हाँ, हैं। सर्वर कहाँ हम यूज करते हैं। हम लोग कौन से बैच में है अभी? 21। 21। 21। क्या चल रहा है शालिनी, बताओ। सर अभी पिछली बार तो हमारा यही हुआ था, 7th हाउस। बट इसमें 7th हाउस में सिर्फ हमने मैरिज से रिलेटेड सभी कुछ देख लिया है। बट आगे जैसे बिजनेस वगैरह का सिर्फ तब कराएंगे ना जब आप, मेरे ख्याल से जब हम 10th हाउस करेंगे। 10th हाउस में कराएंगे, हमने वर्क चार्ट पढ़ लिया था। जी जी जी। अच्छा, D9 चल रहा था। सर आपने बोला था कि कुछ और रह गया है वो करवाएंगे आप। हम्म। और सर एक पॉइंट और बोला था आपने कि आपको याद दिला दिया जाए कि बलवान ग्रह पीड़ित है या पीड़ित नहीं, उसके षडबल देख के कैसे मालूम चलता है कि अगर नीच का है और षडबल में अच्छा है, तो वो एक आपने बताया था कि आपको रिमाइंड करवा रहे हैं नेक्स्ट हम्म। क्लास में। आप लोगों की पढ़ाई चल कैसी रही है, ये बताइए। तो बस यही ना पूछें। ना ना, क्लास कैसी चल रही है? हमारा कहना है कि आप हमारे क्लास तो साथ बहुत अच्छी चल एंजॉय। रही है। क्लास में बैठ के सर ऐसा लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया, मगर क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो पाती, वही वही सर, टाइम की कमी क्लास की में वजह से। बैठते तो ऐसा क्लास लगता है। क्लास तो क्लास बहुत अच्छी चल रही है। क्लास को एंजॉय करते हो कि नहीं करते हो, मेरा पूछना ही है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल जी बढ़िया बिल्कुल। बहुत सर, एंजॉय बहुत करते अच्छा। हैं सर, तो मुझे पर्सनली मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ। अब तक मेरी एक भी क्लास बंक नहीं हुई है, सारी क्लास मैंने अटेंड करी है, मुझे अच्छा लगता है। 2 हुई है सर बस। आपके साथ अच्छा लगता है बहुत, अलग स्टाइल है आपका पढ़ाने का। और विशुद्ध चलिए। हिंदी तो बेसिकली। मुझे बहुत अच्छी लगती है हाँ, बहुत। हाँ। मुझे तो सीखने मिल रहा है। हाँ, हिंदी। और सर मैं भी ऐसे ही एक्सेंट में बोलने लग गई हूँ। ये ऐसी अच्छा। व्यवस्था कैसी है, मतलब मुझे भी लगता है कभी कभी, वाह अच्छा लग रहा है। हाँ, तो एक लड़की थी, बाहर से आती थी हमारे क्लास में। वो बोल इतना ही बोल पाई कि मैं 70% 60% आपकी बातों को समझती हूँ, लेकिन मुझे आपसे क्लास 8 लेना था, इसीलिए मैं क्लास में आई। और जब वो क्लास खत्म हुआ तो हम पूछे अब कितना प्रतिशत समझती हो, तो बोली 80% समझ में आ गया। तो अच्छा लगा कि लोग अगर भाषा को 100% नहीं भी जान पा रहे हैं, तो वो प्रयास कर रहे हैं कि हम उसको क्या पढ़ा रहे हैं वो समझने का प्रयास करें, तो उसके लिए। और हमको बड़े लोगों को पढ़ाने का तो बहुत ही अवसर मिला, लेकिन एक सूरदास को पढ़ाने का अवसर मिला। ठीक है, उनका दोनों आंख नहीं था। ठीक है, पहला क्लास उसको मैंने फ्री में दिया था, एडवांस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी फ्री में पढ़ा था, बरसव राज नाम था उनका। और आप यकीन नहीं मानोगे कि बिना आंख के बंदा इतना अच्छा एस्ट्रोलॉजी सीख सकता है। मैं बड़ा दंग था इस बात को सुन करके, समझ करके, कि वो जब प्रश्न करता था और जब जवाब देता था तो हम कहे कि इतनी बातें तुम्हारे दिमाग में याद कैसे रह जाती। बस गुरु जी सब ईश्वर की कृपा है। ठीक है ना। वो गाने वाने का भी काम करता था, मुंबई ही रहता था। तो ठीक है, भगवान सबके लिए अन्न की व्यवस्था कर देते हैं। ठीक है ना। कोई भी भूखा सोता नहीं है, जगता तो सभी लोग भूखा है, लेकिन सोता सब खा पी करके ही है। हम्म। तो हमको बहुत प्रसन्नता हुई कि एक विशिष्ट लोगों को अलग से हम पढ़ा पाए। और वो उसके बाद प्रश्न वर्ष भी सीखा, मेडिकल भी सीखा। और एपीए तो फिर भी आसान था, प्रश्न वर्ष और मेडिकल वगैरह में तो बहुत कठिनाई थी, लेकिन
अगर हमको किसी को गोल्ड मेडल देना कि आपका अवसर मिले तो हम वृषभ राज को ही दें, कि सिर्फ सुन करके उसको पूरा पत्रिका याद हो जाता था। ठीक है ना, हम एक बार बोल देते थे, वो पूरा छाप लेता था दिमाग में और उसके बाद वो बोलना शुरू करता था, तो अच्छा था। आप लोगों के मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो करें, नहीं तो हम आगे बढ़ें। चलिए पहले तो कहेंगे कि D9 का महत्व हम लोगों ने समझ लिया, और हम पिछले क्लास में जीवन साथी के भी विषय में समझ लिए थे और संतान के भी विषय में समझ लिए थे। ठीक है ना, आज उसी में एक दो उदाहरण और एक दो डिविजनल चार्ट अलग से पढ़ लेते हैं। डिविजनल चार्ट पढ़ने में थोड़ा सा मैं बड़े बड़े विद्वानों से भी अलग मत रख लेता हूं। अब ये इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे नहीं पता, लेकिन विद्वानों से भी अलग मत रखता हूं और उस पर कायम रहता हूं। आप लोगों को बता देता हूं कि यह हमारा मत है। बाकी आप लोग यदि स्वाध्याय करते हो और उनको मानते हो तो आप उनको मान सकते हो, इसमें बड़े बड़े विद्वानों को मान सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं। जैसे कि इसी में हमारे एक बड़े विद्वान हैं, पहले जिसको मैं मानता हूं उसका भी विरोध करता हूं, वीवी रमन। आयन करेक्शन हमको लाहिरी का ही पसंद है, वीवी रमन का नहीं, नहीं चलेगा। मैथमेटिक्स उस पर नहीं चलेगा। कई जगह पे रमन जी ने ना अपनी कहानी लिखी, हम भी आगे लिखेंगे तो अपनी कहानी लिखेंगे, ये बात तय है। और कुछ पुस्तकों में, अब ये राइटर की अपनी धारणा है या क्या है पता नहीं, कि वो श्लोक लिखते हैं, उसका अर्थ लिखते हैं, लेकिन श्लोक का रेफरेंस नहीं देते कि रामायण से लिया, कि महाभारत से लिया, कि पराशर से लिया, कि बृहद संहिता से लिया, नहीं देते रेफरेंस। तो हमको दुख होता है, कितना भी अच्छा किताब होता है ना, पढ़ने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप जहां से लाए हो वहां यदि हम पहुंचे तो हो सकता है कि दो चार श्लोक और पढ़ लें वहां का, तो हमको लाभ मिल जाएगा। दूसरे में आ जाते हैं वर्तमान समय में। रमन जी के ही शिष्य थे KN राव साहब, का नाम आप लोग सभी लोग जानते होंगे, और जो लोग भारतीय विद्याभवन से आए हैं वो सब तो अच्छी तरह से जानते होंगे। वो गोचर में ना डबल ट्रांजिट पढ़ाते हैं, शनि का भी प्रभाव हो, गुरु का भी प्रभाव हो, तो आपका विशेष काम हो जाएगा। हम नहीं मानते। पहले क्या होता है ज्योतिष में, आप दूसरे को बेवकूफ बाद में बनाते हो, पहले आप खुद बेवकूफ बनते हो। ठीक है ना, कि आपके जी में जो आता है वो बोलते हो, तो आप बेवकूफ बनते हो। आपको पता है कि हम फुल हैं, मूर्ख हैं, बिल्कुल हमको नहीं आता जवाब देना, लेकिन आप फिर भी दे रहे हो। डबल ट्रांजिट का मीनिंग वही है, वो समझा नहीं पाते। और जब लगाओगे उस नियम को, तो 10 में से एक पत्रिका पे लगेगा, 2 पे लगेगा, 5 पे भी नहीं लगेगा। और हम कहते हैं कि 10 में से 6-7 पे लगना चाहिए, तब वो ठीक। दूसरा वो कहते हैं वक्री ग्रह हो गया तो पिछले घर से गणना करो, मतलब 7वें स्थान में गुरु वक्री है तो छठे से उसकी दृष्टि लो। ये तो सब काम ही खराब कर देता है। ठीक है, तब बड़ा तकलीफ हुआ था जब फल दीपिका में कर्म जीव करके चैप्टर है, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि कर्म फल का निर्धारक, कर्म का निर्धारक ग्रह, कार्य का निर्धारक ग्रह अगर लग्न पत्रिका में 10वीं में कोई नहीं है, तो लग्न चंद्रमा और सूर्य में जो बलवान होगा उसमें 10वें में जो राशि होगी
उसका स्वामी नवांश पत्रिका में जहां बैठा होगा, जिस राशि में बैठा होगा, उसके स्वामी के अनुकूल हमारा कार्य निर्धारण होगा। उसके चेले ने लिख दिया ये के.एन. राव साहब का बहुत बड़ा रिसर्च। बड़ा दुख हुआ कि ये फल दीपिका का दूसरा तीसरा श्लोक है और कहते हैं कि के.एन. राव का रिसर्च है। तो पता नहीं क्या क्या रिसर्च करते हैं। आप उनकी कोई भी पुस्तक उठा करके पढ़ना, कीमत 175 रुपया और नॉलेज 1 रुपए का नहीं। ठीक है ना? अपने बारे में लिखें कि हमने ये बताया, हमने ये बताया। आपको और भी उदाहरण दे देंगे। जगन्नाथ भसीन, 2 घर आगे 2 घर पीछे भी अगर अशुभ ग्रह है तो पाप कर्तरी मान लेते हैं। बड़ा प्रॉब्लम है भाई, ये पाप कर्तरी क्यों मान लेते हो? रिजल्ट तो बिना पत्रिका देखे किसी के बारे में कुछ बोल देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा। पत्रिका देखने की जरूरत नहीं है, बिना कुछ पढ़े सुने 2-4 बात किसी के भी विषय में बोल देंगे तो लगेगा कि हाँ हम ज्योतिष हैं। तो उनका भी नहीं समझ में। एक और है, कोई आजकल आते हैं, वो मेरे पास कई लोगों ने बोला कि सर वो पाप कर्तरी को पापा कर्तरी बोलते हैं, अर्थात वो उसको मानते नहीं। तनेजा जी, शायद वो, तनेजा। हाँ तनेजा, तनेजा है वो। हाँ तनेजा है, उमंग तनेजा। ठीक है ना? आप काहे का विद्वान? ठीक है ना? जब आप सिद्धांत को नहीं मानने का सामर्थ्य, और वो भी ऋषि मुनियों के द्वारा बताए हुए सिद्धांत को नहीं मानने का सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है, हम इस आपने उस सिद्धांत की व्याख्या की, वो व्याख्या हम काट सकते हैं, उस श्लोक को नकार नहीं सकते। परिस्थिति जन्य जब समय आगे बढ़ता है तो कुछ चीजें छोड़ना पड़ता है और कुछ चीजों को अलग से लेना पड़ता है। हमारे यहाँ क्या है, न तो छोड़ने की कोई प्रथा बनी, न लेने की कोई प्रथा बनी। आपसी सामंजस्य किसी ज्योतिषियों में नहीं है। जो सरकारी कॉलेज में हैं उनकी तनख्वाह 2.5-3 लाख रुपए है, उनको एक सेमिनार करने का खर्चा 2-4-5 करोड़ मिल जाता है। सारा पैसा गमन करते रहते हैं और कभी काशी में तो कभी इलाहाबाद में, कभी कहीं भी अपना सेमिनार करते हैं। 50-100-200 लोगों को बुलाते हैं, एक लोगों को चिट्ठी लिखते हैं, उसमें लिख देते हैं कि आप ने यदि इसको समझा, यदि आप को चिट्ठी मिला, आप हमको बोलो गुरु जी आप चलिए ना, हाँ आप भी चलते हैं, तो आपको एसी का टिकट मिलेगा, जाने आने का, रहने खाने का पैसा भी मिल जाएगा, खर्चा भी मिल जाएगा। आप जाइए उसके सेमिनार में शामिल होइए, ताली बजाइए, घर आ जाए। बोलने का अवसर उसके ही रिसर्च स्कॉलर को मिलेगा। पता नहीं क्या करते रहते। अभी हमारे ही ग्रुप की अनुराधा जी हैं, उन्होंने एक अटेंड किया था प्रयागराज में। बताया कि गुरुजी समझ नहीं आया, लेकिन आप आएंगे तो और अच्छा रहेगा। हमने कहा कि हमने जाना बंद कर दिया, अब कहीं किसी के पास जाता नहीं, क्योंकि सब अपनी बात बताते हैं। और मैं कहता हूं कि अपनी बात मत बताओ, ने शास्त्र की बात बताओ, अपना ओपिनियन रखो। सामने वाला आपकी ओपिनियन मान सकता है और नहीं भी मान सकता। ठीक है ना? शाब्दिक अर्थ तो बताओ और उसके बाद अपनी व्याख्या बताओ। तो हमारी व्याख्या से आप अलग हो सकते हैं, लेकिन शाब्दिक अर्थ से अलग नहीं हो सकते। आप उस अर्थ को अपने हिसाब से जो व्याख्या करेंगे वो अच्छा होगा। आपका ज्ञान बढ़ेगा तो आप स्वयं भी अपनी व्याख्या कर सकते हैं। उसी के अंतर्गत इसमें कई जगहों पर कई विद्वानों ने ये लिखा कि नवांश पत्रिका में या अन्य पत्रिका में दृष्टियों के प्रभाव को, लेकिन हम नहीं मानते। ठीक है ना? हम दृष्टियों के प्रभाव को मानते हैं, कहाँ मानते हैं? लग्न पत्रिका में ही मानते हैं।
कि लग्न पत्रिका में पॉइंट आउट कर लेंगे कि कहाँ नवांश में, पंचमेश नवांश राशि में कहाँ गया, उसके ऊपर दृष्टि है, तो वो लग्न पत्रिका में ही उसको डॉट करके मान लेते हैं। उसका कारण भी शायद हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। कई लोग अभी वर्तमान समय में क्या हो गया है कि गुरु चंद्रमा है, गज केसरी योग है, नवांश पत्रिका में आपको बता रहा है। मंगल चंद्रमा है, महालक्ष्मी योग है, नवांश पत्रिका में बता रहा है। राहु केतु एक्सिस में है, काल सर्प दोष अब D1 से नवांश में भी चला गया है। आप मांगलिक हो, नवांश के आधार पे ये भी बता देता है। 36 वर्ष के बाद सिर्फ नवांश काम करेगा, ये भी बता देता है। और अगर किसी को पूछ लो कि कहाँ से पढ़ा, तो उनके पास पहला तो जवाब नहीं है, दूसरे में यदि गुस्सा हो गए तो कहेंगे तुमको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो चले जाओ। क्यों? उन्होंने अपने प्रचार के बल पे 100 के जगह 1000 स्टूडेंट लाए हैं। 10 स्टूडेंट नाराज होकर के वापस भी हो गए तो क्या चला गया? ठीक है ना। हमारा बैच नंबर 16 था या 15 था, उसमें एक गुरुजी के यहाँ से ना 20 स्टूडेंट एक साथ टूटे और हमारे बैच को ज्वाइन कर लिए। एक गुरुजी, अब वो जहाँ जो पैसा गया गया, हम लोग आपको ज्वाइन करेंगे। कई बार ऐसा हुआ, कभी बार 5 लोग, कई बार 8 लोग आते रहते हैं। तो अच्छा, जो लोग हमको फॉलो कर लिए ना, तो उसको कुछ पहले से ज्योतिष आ जाता है और चले गए आपसे पढ़ने के लिए, तो वो हमारा वाला क्वेश्चन लेकर के क्रॉस कर देता है, तो सामने वाला झल्ला जाता है, क्योंकि ज्ञान लेकर के पढ़ाने थोड़ी बैठे। अगर केपी पढ़ाया जाए तो सिर्फ केपी पढ़ाया जाए, नाड़ी पढ़ाया जाए तो सिर्फ नाड़ी पढ़ाया जाए। अब बोलते हैं कि हम केपी, नाड़ी और वैदिक तीनों को मिला करके ऐसा सूत्र आपको देंगे, उस सूत्र से सिर्फ फांसी ही लगाया जा सकता, किसी को ज्योतिष नहीं बताया जा सकता। लेकिन वो चल रहा है बाजार में, खूब खुलेआम चल रहा है। आप किसी के पास वैदिक पढ़ने गए हो, वो आपको क्या पढ़ा देगा पता है नहीं। लाल किताब पढ़ने गए हो तो 2 लाइन केपी का भी आ जाएगा, 2 लाइन वैदिक का भी घुसा देंगे, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। चलिए, यहाँ तो स्पष्ट है कि आप वैदिक ही पढ़ेंगे। तो मान लीजिए किसी के करियर को समझना है, अब आगे आएगा 10वां स्थान, तो पहले नवांश पत्रिका में, बाद में जाएंगे। D1 चार्ट में थोड़ा सा बता देते हैं, विस्तार तो D10 जब पढ़ाएंगे इसके बाद वही पढ़ाएंगे, तो वहां पर आपको प्राप्त होगा, हो सकता है आज ही शुरू हो जाए। तो दशम, दशमेश और कारक को तो देखेंगे, ठीक है ना। अर्थात बुध को कारक के रूप में लेंगे, फिक्स सिग्निफिकेटर। टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है और अन्य बुकों में भी लिखा हुआ है कि सूर्य, मंगल और शनि भी इसके कारक हैं। लेकिन पराशर जो लिखता है वो बहुत क्लियर लिखता है कि बुध ही स्पष्ट रूप से इसका फिक्स सिग्निफिकेटर है, स्थिर कारक है। सूर्य को क्यों? क्योंकि सबको राजा ही काम देता है और सूर्य दशम में दिग्बली होता है। मंगल को क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वर्क जो है शारीरिक बल से होता है, इसीलिए मंगल को कारक मानना चाहिए। और मंगल दशम में उच्च का होता है और दिग्बली होता है। शनि को क्यों? कर्म की चर्चा शनि के बगैर आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। और शनि काल पुरुष के पत्रिका में 10वां स्थान का स्वामित्व रखता है, इसलिए तो सूर्य, मंगल और शनि भी इसके कारक हो गए। लेकिन जब हम नवांश वर्ग में जाएंगे
बाकी इसी को देखना है D1 चार्ट में। जब नवांश में जाएंगे तो वहां सबसे पहले नवांश का लग्न तो देखना ही है, उसके बाद दशम स्थान देखना है कि दशम स्थान में कौन से ग्रह पड़े हैं, फिर शनि की व्यक्तिगत स्थिति देखनी है कि शनि कहाँ स्थित है, कहीं 6, 8, 12 तो नहीं पकड़ लिया। फिर शनि से दशम स्थान देखेंगे। ये एक सीरीज है जो सिर्फ नवांश में चेक होगा। अब नवांश में लग्न पत्रिका का लग्नेश और लग्न पत्रिका का दशमेश एक कहाँ है और एक दूसरे से कहाँ है, तथा कारक लग्नेश से कहाँ है। तो अब जो हम यहाँ कारक बोले, इसमें न तो बुध आएगा, न मंगल आएगा, न सूर्य आएगा, सिर्फ शनि ही आएगा। तो लग्न पत्रिका का लग्नेश और कर्म के कारक शनि। आप कहेंगे कि कर्म अलग और दशम अलग। हाँ जी, कर्म अलग और दशम अलग, ठीक है, समझेंगे हम लोग। तो उसके कारक शनि कहाँ है उसको ले लेंगे। अब उसी बात को लेकर के D10 में जाना है हमको। और आप, कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी आप बता देते हो लग्न से पत्रिका देखो, चंद्र से पत्रिका देखो, लग्न से बहुत खराब है, चंद्रमा से बहुत अच्छा है, तो क्या माने। तो मेरा पहला जवाब होता है कि अच्छा वाला मान लो, खराब वाला छोड़ दो, ठीक है ना। क्योंकि ईश्वर किसी का बुरा नहीं चाहते, बुरा होता है, ये प्रकृति का नियम है कि बुरा होता है। उसने वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ा हुआ है कि आप सांस लो और जीवित रहो, लेकिन आप वातावरण से ऑक्सीजन ले ही नहीं पा रहे हो। वातावरण को आपने ऐसा बना दिया है, पॉल्यूटेड कर दिया है, कि जो ईश्वर के द्वारा ऑक्सीजन था वो आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, आप बीमार पड़ते हो और मर जाते हो। इसमें ईश्वर क्या करे, समझ रहे हैं ना। तो सभी लोग दीर्घायु हों यदि सृष्टि ईश्वर के हिसाब से चले। रामायण में लिखा हुआ था कि, कहीं लिखा हुआ है कि रामचंद्र जी ने रावण युद्ध के बाद कब तलवार निकाला या अपना धनुष निकाला। तो एक बार की कथा है कि वहां पे ना 10-12 साल का एक लड़का का मृत्यु हो जाता। तो राम राज्य में 10-12 साल के लड़के का मृत्यु हो जाना ये बहुत बड़ी बात थी। तो इसी विषय को जानने और समझने के क्रम में रामचंद्र जी को जहां चूक नजर आई वहां तलवार निकाले थे। इस चैप्टर को लेकर के अभी हमको नहीं चलना है, का राम कथाओं में इस बात की चर्चा नहीं होती है, बहुत कारण है, इसीलिए हम भी उसका पूरा चर्चा नहीं करेंगे। तो वहां 10 साल 12 साल के आयु में मरना वो राम राज्य नहीं है। राम राज्य तो तब है जब सब पूर्ण आयु में मरे, जरा अवस्था में जाकर के मरे। तो हम यही कह सकते हैं, लोग कहते हैं बच्चा पैदा हुआ और मर गया, क्यों मर गया। तो जब माँ के गर्भ में था तब तो वातावरण में ही था ना, उस वो वातावरण का कुछ न कुछ तो ले ही रहा था। आपने उसको क्या खान पान रहा, क्या बुद्धि व्यवहार रहा, कैसा आचरण आपने 9 महीने तक रखा, बहुत प्रभाव पड़ता है होने वाले बच्चे पर। तो ये जो भी दुर्भिक्ष देखते हैं उसके कारण में ईश्वर नहीं है। कहते हैं कि ईश्वर दंड देते हैं, क्यों दंड देंगे, बर मुद्रा में रहते हैं वो,
शस्त्र इसलिए रखते हैं कि अगर धर्म की हानि होगी तो शस्त्र उठाया जाए, लेकिन आप हर एक भगवान को देखेंगे वो वर मुद्रा में जरूर एक हाथ उनका ऐसे रहेगा ही, कि आपको वो आशीष देते हुए नजर आए। तो चलिए, हम लोग दशम स्थान में थे, तो दशम स्थान दशांश D10 चार्ट में जाएंगे तो लग्न देखेंगे कि लग्न में कौन सी राशि है, और लग्न में जो राशि है वो जन्म पत्रिका के छठे, आठवें और 12वें की राशि न हो। अगर छठे, आठवें, 12वें की राशि हो गई तो आप परेशान हो जाएंगे। हाँ, इस बात को हम कंक्लूड करने में थोड़ा सा भूल गए थे। तो आप लोगों को जो लगता है ना कि लग्न से अच्छा और चंद्रमा से बुरा, ऐसा होता नहीं है। अगर लग्न से बुरा तो चंद्रमा से भी बुरा, ऐसा आपको जब दिखने लगेगा तब आप ज्योतिष अच्छे हो जाओगे, ठीक है ना। तो जो लग्न पत्रिका में देखेंगे उतना प्रॉब्लम है, उतना नवांश से प्रॉब्लम दिखाई देगा, उतना D10 में भी प्रॉब्लम दिखाई देगा। अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है तो चश्मा का नंबर बदलने का जरूरत है। बात समझिएगा, अर्थात हमको अपना ज्ञान चक्षु से जो हम देख रहे हैं वो ज्ञान चक्षु को ठीक करना जरूरी है। बाकी सिद्धांतों में कोई दोष नहीं। D10 का लग्न देख लिया, अब वहां शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य जैसे ग्रह बैठे हैं तो हमारा करियर कितना स्टेबल रहेगा, वो परेशान करेगा करेगा। फिर दशम देख लेंगे कि दशम में कौन बैठा है, किसका, D10 का। फिर शनि देख लेंगे कि शनि कहाँ बैठा है, और फिर शनि से दशम देख लेंगे। तो दो महत्व रखता है, आप लोगों को बता दें कि लग्न D10 चार्ट का लग्न जितना महत्व रखता है उतना दशम महत्व नहीं रखता। D10 चार्ट में शनि से दशम जितना महत्व रखता है उतना शनि महत्व नहीं रखता, और D10 चार्ट में शनि से दशम में यदि कोई ग्रह नहीं है तो शनि से दशम का स्वामी जहां भी स्थित हो उसको देख लेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा कि क्या स्थिति रहेगी। अब आगे क्या करना है कि जन्म पत्रिका का लग्नेश और दशमेश, जन्म पत्रिका का लग्नेश और कारक शनि एक दूसरे से कहाँ स्थित है, समसप्तक में है, केंद्र त्रिकोण में है, अच्छा है, षडाष्टक में है, 2/12 में है, अच्छा नहीं है। इतना ही हम लोगों को समझना है। आप लोग बोलेंगे कि हर पत्रिका में लग्नेश के सापेक्ष नवमेश, लग्नेश के सापेक्ष पंचमेश, लग्नेश के सापेक्ष दशमेश, ऐसा आप क्यों लग्नेश को क्यों घसीटते हो? तो भाई सारा फल जो है वो लग्न को चाहिए। पैदा होगा जातक होगा, पढ़ेगा जातक पढ़ेगा, खेल कूद में आगे रहेगा जातक आगे रहेगा, और ये जातक कौन है तो वही लगन है। हायर एजुकेशन लेगा जातक को मिलेगा, शादी होगी जातक की होगी, नौकरी मिलेगा जातक को मिलेगा, संतान होगा जातक। तो सब कुछ तो लग्न को प्राप्त करना है। इसीलिए लग्न, लग्नेश के सापेक्ष अन्य भावों को के स्थिति को समझने की जरूरत है। अभी आप लोगों का ना स्पेशल क्लास आप लोगों को शायद आईडी आता है कि नहीं आता है पता नहीं, पिछले बार आया था। हाँ सर, आया था। आया था, अच्छा है। तो इस बार 26 तारीख को होगा, कल आप लोगों को शायद सूचना मिल जाएगा, आज ही निर्णय हुआ है। और बहुत साधारण सा प्रश्न लेकर के हम आ रहे हैं कि लग्न लग्नेश तो हमारे स्वभाव के ऊपर प्रभाव डालता ही है।
अन्य ग्रह की स्थिति हमारे स्वभाव को कितना प्रभावित करता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है ना, बाकी आप लोगों का फिर प्रश्न ले लेंगे। तो लग्न महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसके स्वामी के सापेक्ष अन्य ग्रहों को देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप शादी में जाते हो, लड़की का बाप न हो चलेगा, लेकिन बिना लड़की के शादी होगा क्या? बारात नहीं आया चलेगा, लड़का आएगा तभी तो शादी होगा ना, लड़का आ गया तो ठीक है। तो उसी तरह से हमेशा लग्न लग्नेश सर्वोपरि है, उसके सापेक्ष आप जिसको भी लेते हो, जैसे शादी है तो लड़का के सापेक्ष लड़की का होना जरूरी है। आप हो तो आपको नौकरी देखना है तो आपके सापेक्ष दशमेश को देखना जरूरी है। आजकल प्रश्न आता है, कई लोग बोलते हैं कि सर क्या क्या प्रश्न आता है। माता पिता से संबंधित प्रश्न आता है। चौथे नंबर पे जो प्रश्न है ना, वो माता पिता से संबंधित है। कई लोगों के माता पिता अपने संतान के ऊपर आश्रित होते हैं और कई लोगों के माता पिता संतान पर आश्रित नहीं है, उनको अपना पेंशन मिलता है, वो अपना जीवन यापन करते हैं। और कई लोगों के माता पिता को पेंशन नहीं मिलता है, वो जब नौकरी कर रहे थे तो करोड़ 2 करोड़ जमा कर लिए हैं, 50 लाख जमा कर लिए हैं, उससे जो इंटरेस्ट आता है उससे अपना बुढ़ापा चला रहे हैं। लेकिन जिसके माता पिता उसके ऊपर आश्रित है, वो पूछता है कि हमारे माता पिता की स्थिति क्या होगी, बीमार तो नहीं होंगे ना, हम उनकी देखभाल कर पाएंगे? क्योंकि उसको डर होता है कि हम देखभाल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो परदेश में रहेंगे, माता पिता गांव में रहेंगे, और हम प्रदेश में हैं, यदि कोई छोटी नौकरी है तो हम माता पिता को साथ में भी नहीं रख सकते। अब मान लीजिए बिहार से मजदूर है, वो गुजरात और पंजाब जाता है काम करने के लिए, वो अपनी पत्नी को नहीं रख पाता है अपने पास, तो माता पिता को कैसे रखेगा? अगर थोड़ा पैसा कमाया थोड़ा, तो पत्नी बच्चे को लाता है, उसको सोचता है अच्छा शिक्षा मिल जाए ताकि जीवन सुधर जाए, फिर माता पिता को कहाँ से ला पाएगा? तो वो चिंता करता है। ऐसे लोग चिंता करते हैं जो चाह करके भी माता पिता को अपने पास नहीं रख सकते और उनकी सेवा नहीं कर पाते, वो लोग बहुत चिंता करते हैं। आप पैसा तो भेज ही देते हो किसी न किसी तरह से, बीमार पड़ते हैं जाते हो देख सुन लेते हो, लेकिन उनकी सेवा नहीं कर पाते। तो अगर माता पिता से संबंधित प्रश्न है तो आपके पत्रिका से सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। माता के लिए प्रश्न है तो चतुर्थ को लग्न बना करके देखें, चंद्रमा को लग्न बना करके देखें, चंद्रमा से चतुर्थ भाव को लग्न बना करके देखें, ये 3 विधा तो है ही। पिता के लिए देखना है तो नवम को लग्न बना करके देखें, सूर्य को लग्न बना करके देखें, सूर्य से नवम को लग्न बना करके देखें, ये विधा तो है ही। आगे नवांश पत्रिका में क्या देखें? लग्न देखें, माता के लिए पहले देखें, चतुर्थ देखें, चंद्रमा से चतुर्थ देखें, लग्नेश और चतुर्थेश की स्थिति देखें, लग्नेश और चंद्रमा की स्थिति देखें, ये माता के लिए हो गया। पिता के लिए नवांश देखें, नवांश का लग्न देखें, नवांश का नवम स्थान देखें, क्योंकि अब पिता के लिए देख रहे हैं, अब चतुर्थ न देखें। अब सूर्य देखें, सूर्य से नवम देखें, लग्नेश और नवमेश का स्थिति देखें नवांश पत्रिका में, लग्नेश और सूर्य की स्थिति देखें नवांश पत्रिका में, तो ये माता पिता के विषय में समझ में आएगा। अब उसके लिए अन्य वर्ग चार्ट कौन है? तो द्वादशांश D12, और एक ही D12 है और उसमें दोनों की जानकारी लेनी है, माता की भी और पिता की भी।
तो D12 का लग्न देखें, वो माता के विषय में भी बताएगा, पिता के भी विषय में भी। पिता को कष्ट तो माता को कष्ट, माता को कष्ट तो पिता को कष्ट। जवानी में भले ही दोनों बहुत अलग अलग कष्ट भोगे हों, अलग अलग सुख भोगे हों, लेकिन बुढ़ापे में एक समान हो जाते हैं। ठीक है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे पास 3-4 दिन पहले हमारे ही एक अच्छे क्लाइंट मिलने के लिए आए थे, जो 2007 ईस्वी से हमारे साथ जुड़े हुए। ठीक है। अब कितने बसंत गुजारे उसके साथ हमने। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि 2007 अब 2025 आ गया, 18 साल के आसपास का परिचय है, और उसका आयु लगभग 52-53 साल हो रही है। उसने कहा कि गुरुजी पहले मैं ही मर जाऊं, मेरी पत्नी होशियार है, ये अपने आप को संभाल लेगी और चला लेगी। अगर पहले ये चली गई तो मुझे कोई देखने वाला नहीं। और एक ही बेटी है, मैं उसके ऊपर आश्रित नहीं होना चाहता हूं कि हमारी बेटी जो है सो परेशान रहे हमारे बुढ़ापे को लेकर के। तो इसका मतलब क्या है जानते हैं? उसके पहले आता था कि इसने ये बोला गुरुजी इसको समझा दो, इसने ये बोला इसको समझा दो। ऐसा रिश्ता जो है सो हमारा उसके साथ रहा। तो मैंने देखा कि बुढ़ापे पे सब सामान्य हो जाते हैं। ठीक है ना? जो कुछ भी मन में खेद है पति के लिए, वो सब समाप्त हो जाता है। ठीक है ना? अब सब एक ही रंग में रमे रहते हैं कि एक दूसरे को जो मदद कर सकेंगे करेंगे, और राम भजते हुए इस दुनिया से चले जाएंगे। अब इसका ज्ञान 50 साल में ही लोगों को होने लगा तो अच्छा है। तो माता पिता से संबंधित प्रश्न अब D12 में जाके देखेंगे तो माता के लिए देखेंगे तो पहले लग्न देखेंगे, चंद्रमा देखेंगे, चतुर्थ देखेंगे, चतुर्थ से चंद्रमा कहाँ है स्थित है वो देखेंगे, है क्षमा चाहेंगे, चंद्रमा से चतुर्थ में कौन ग्रह स्थित है वो देखेंगे, लग्नेश और चंद्रमा एक दूसरे से कहाँ है वो देखेंगे, लग्नेश और चतुर्थेश एक दूसरे से कहाँ है वो देखें। ये रटी रटाई बात है, मैं आपको हर वर्ग चार्ट पे यही बताने वाला हूँ। पिता के लिए लग्न देखेंगे, नवम देखेंगे, सूर्य देखेंगे, सूर्य से नवम में कौन सा ग्रह बैठा हुआ ये देखेंगे। इससे पिता की जानकारी मिल जाएगी और हम फिर लोगों को बता देंगे। तो इसके लिए हम खुद से यदि प्रयास कर लेते हैं तो बहुत अच्छा। और अगर उसको कहते हैं कि पिताजी की पत्रिका ले आना, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को ही धोखा दे दिए ना। उसकी पत्रिका से पिता का स्थान क्यों दिया गया है? पत्रिका में सूर्य क्यों दिया गया है? अगर आप उस स्थान को नहीं पढ़ते हो, सूर्य को नहीं पढ़ते हो, तो दोनों को पत्रिका से निकाल दो, क्यों देखते हो? और हमने आप लोगों को बताया होगा, भाव द्वादश भाव फल में या भाव चिंता में, फल दीपिका में लिखा है कि जिस भाव की चिंता करनी हो, भाव चिंता में ही है शायद, विचारणीय भाव को लग्न बना दीजिए और उससे 12 भावों का जानकारी ले लीजिए, मिल जाएगा। तो माता के लिए विचार करना है, चतुर्थ भाव को लग्न बना दीजिए, और अब वो माता की पत्रिका हो गई मान लीजिए, और 12 भाव देख लीजिए। चंद्रमा को लग्न बना दीजिए, ये भी वही कहा गया है, और 12 भाव को चंद्रमा को लग्न बनाइए, उससे दूसरा माता का धन, तीसरा माता का बल, चौथा माता की माता, पांचवा माता के पुत्र संतान हम लोग, छठा माता का शत्रु, सातवां माता का पति,
8वां माता की आयु, 9वां माता का भाग्य, 10वां माता का कर्म, 11वां माता का लाभ और 12वां माता का व्यय। चेक कर लीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, नहीं, इस पे जितना अभ्यास करेंगे उतना आपको विशेष जानकारी आपको मिलते रहेगी, और अभ्यास ही नहीं करेंगे तो आपको विशेष जानकारी कहाँ से मिलेगी। ठीक है, यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया। अब अन्य वर्गों को आप लोग समझिएगा। एक वर्ग मैं और पढ़ाता हूं जिसको अरिष्ट बोलते हैं, D30, त्रिशांश भी बोलते हैं। त्रिशांश के लग्न में भी लग्न पत्रिका के 6ठे 8वें 12वें की राशि नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि वो अरिष्ट भाव है तो उसमें 8वें की राशि गई तो कोई दिक्कत नहीं है, गई तो वो खतरनाक हो गया। तो त्रिशांश पत्रिका में भी 6ठे 8वें 12वें की राशि नहीं होनी चाहिए। त्रिशांश पत्रिका के लग्न में शुभ ग्रह होने चाहिए। अगर लग्न में मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु जो भी है अशुभ है और अरिष्टनाथ भी हो गया, लग्न में बैठे सभी ग्रह अरिष्टनाथ कहलाएंगे। एक ग्रह बैठा तो अरिष्टनाथ, दो ग्रह बैठे तो अरिष्ट, दोनों अरिष्टनाथ, तीन ग्रह बैठे तो तीनों अरिष्टनाथ, और कोई नहीं बैठा तो लग्न का स्वामी अरिष्टनाथ कहलाएगा। क्लियर हो गया? तो लग्न को सबसे पहले हर वर्ग चार्ट में जैसे लग्न को देखते हैं, यहां भी पहले लग्न को देखेंगे। अब अरिष्ट कहां से देखते हैं? दिवन चार्ट में कहां से देखते हैं? अष्टम से ही देखते हैं। सबसे लग्न से 8वां, भाग्य स्थान से 12वां, इसीलिए सबसे अरिष्ट स्थान वो स्थान हो जाता है आपका 8वां। तो फिर D30 का 8वां देखें, और सबसे अरिष्ट ग्रह हो जाता है शनि, पापी ग्रह जिसको कहते हैं। तो शनि को देखें और शनि से 8वां देख लें। ठीक है, लग्न देखें, क्षमा चाहेंगे, लग्न पत्रिका का लग्नेश देखें, लग्न पत्रिका का अष्टमेश देखें, दोनों का एक्सिस देखें। लग्न पत्रिका का लग्नेश देखें और शनि देखें, दोनों का एक्सिस देखें। अगर 10 पत्रिका डेथ की निकालोगे, 6 से 7 पत्रिकाओं पे अरिष्टनाथ का प्रभाव आ जाएगा। D30 कहीं ना कहीं से योगदान कर डालेगा। ये आप लोग चेक कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से आपको इसका रिजल्ट मिलता है। ठीक है ना? तो ये सब आप लोगों को समझने के लिए था। अब कोई भी वर्ग चार्ट आप समझ सकते हो, होरा में थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो होरा आप हमारे YouTube चैनल पे जा करके देखना, उस पर 10 मिनट हम बोले हैं, आप बहुत अच्छा समझ पाओगे। कई सिद्धांतों को त्रिशांश और दृष्टांत और नवांश में ग्रहों के जाने के बाद परिवर्तित होते हुए किताबों में बताया गया है। जैसे कि हम आप लोगों को चतुर्थ भाव पढ़ा रहे थे, तो आप लोगों को हमने बताया था कि स्त्री जातक आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा मुझे तो नहीं बताया, मेरा तो काम था बता देना कि स्त्री जातक पढ़ लीजिएगा। पढ़ा था क्या पूजा अधिकारी? सर पूरा नहीं पढ़ा। कितना पेज का स्त्री जातक? मतलब ऐसे बता दो।
अनम्यूट करके बता दो। 4.5। बताओ, 4.5 पेज नहीं पढ़ा तुमने? सर वीडियो देखा, फिर बीच में जहाँ नोट बनाया था कि लिखा था आपने श्रीजा तक, फिर वो 2 पेज पढ़ के फिर उतना ही मार्क हो रखा है। तो ये गलती है पूजा। आप हंस रहे हो और मैं रो रहा हूं। आप इस बात को मानो कि मेरे मेरे बताने के बाद आप नहीं पढ़ते हो तो अपने मर्जी से कैसे पढ़ोगे? और मैं चाहता हूं कि आप अपने मर्जी से पढ़ना प्रारंभ करो। तब क्या होगा ना कि हम जैसे ज्योतिषाचार्य आपको बेवकूफ नहीं बना सकेंगे। नहीं तो आप कितना भी पढ़ लो, ज्योतिषाचार्य आपको उल्टा सीधा पढ़ा ही देंगे। ठीक है ना? कई लोगों ने हमको बोला कि आप ये वाला पत्थर, हमारे ही चेले आते हैं, ये वाला स्टोन पहनिए गुरुजी, आपको तो ऐसा लगता है कि ऐसा। क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हो? तुम लोग अपने पीछे पड़े रहो। कई शिष्य हमारी तरह हैं, कुछ नहीं पहनते हैं, और कई शिष्य पूरा भर भर के अंगूठी और इतना माला वाला भी डालते हैं। ठीक है? तो आप लोग स्वाध्याय की आदत लगाओ। पूजा ये बहुत जरूरी है। आप कितना मिनट, आप क्या करते हो बताओ पहले? सर मैं एक्चुअली पुराने वीडियोस भी कवर कर रही हूँ और नहीं नहीं नहीं, प्रश्न मेरा अलग था। आप जी, क्या करते हो? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ। हाउस वाइफ को तो समय ही नहीं मिलता है। वर्किंग लेडी है, उसको समय मिल जाता है। वो 8 घंटे समय निकाल करके जॉब कराती है, और आप आधे घंटे निकाल लो सेल्फ स्टडी के लिए। वीडियो देखने के लिए तो कई दिन पड़े हैं। सप्ताह में 2 ही दिन तो हम आपको डिस्टर्ब करते हैं ना। बाकी 5 दिन आपके पास वीडियो देखने के लिए पड़े हुए हैं। लेकिन वीडियो आप देखो या ना देखो, आधे घंटे पुस्तक पढ़ो। हम जहाँ का रेफरेंस देते हैं वहां जाओ, वहां देखो क्या लिखा, क्या समझा। तो आप बताते कि यहाँ त्रिशांश के विषय में भी गुरुजी लिखा हुआ है। ठीक है ना? ये बातें लिखी हुई है, अभी पलट के बताते हम। तो आप लोग ऐसा किया करो। ठीक है ना? अभी हमने जी, बोला भाव चिंता में जाके पढ़ना, तो भाव चिंता 10 पेज है। पढ़ डालो, एक दिन लगेगा, आधा घंटे में पढ़ डाला। बड़ा हिंदी अक्षर बोध पढ़ती थी बा, एक बार में पूरा पढ़ लेते थे। ठीक है ना? तो उसमें यही लिखा रहता था, मामा आया बाजा लाया, अजब तरह का बाजा लाया, ऐसे सब पोयम होते थे। तो हमको पूरा याद हो गया था, बड़ा हिंदी अक्षर बोध पूरा याद हो गया था। तो जैसे ही पढ़ने बिठावे, बस वो माँ का मामा और नाना काका और 2-4 पोयम होता था, पढ़ लेते थे। हमारी नानी को पढ़ना लिखना नहीं आता था, समझ रहे हैं ना? लेकिन उनको पढ़ाना बहुत आता था। उनके 5 बच्चे थे, पांचों बच्चे, मतलब हमारी माँ गुजर गई, लेकिन वो संस्कृत में सतचंडी पढ़ लेते। हमारे दोनों मामा, एक अपर सचिव और एक ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ सेलटेक्स होकर के रिटायर किए। हमारी दोनों मौसी अंग्रेजी भी अच्छा जानती है। हमारी माँ अंग्रेजी नहीं जानती थी, लेकिन हिंदी पे पूरा पकड़ था। नानी को कुछ नहीं आता था, लेकिन वो सुबह शाम बैठ के पढ़ो। अब जब मैं रोज वो बड़ा हिंदी अक्षर बोध मेरे सामने आए, मैं 10 मिनट में उसको खत्म कर दूं। एक दिन जो है तो आई मेरे पास और खूब पीट दी हमको जबरदस्त। माँ बताती है कि तुम्हारे किताब में बस यही लिखा हुआ है, रोज यही पढ़ के, रोज यही पढ़ता है। अब बताओ हमारी क्या गलती थी? किताब में उतना ही था, मैं 10-15 मिनट में पूरा किताब पलट पलट के पढ़ देता था। वो सब याद हो गए थे। एक ही चीज पढ़ना था, पूरे क्लास में वही पढ़ना था। बड़ा हिंदी अक्षर बोध करके एक पुस्तक आती थी। हमारी माँ ने दूसरे दिन, उस दिन कुछ नहीं कहा, उस दिन पीटने दिया। ठीक है ना? दूसरे दिन बोली कि इसके किताब इतने ही हैं और ये 15 मिनट में पूरा किताब पढ़ लेता है, और कुछ नहीं लिखा है। तो फिर उसको बोली, इसको अगले क्लास का किताब दो, ये अगले क्लास का पढ़ेगा। क्यों इसी में इसको लटकाए हुए रोज एक ही चीज पढ़ा रहे हो? ठीक है, हम समझ गए कि उसका
सिलेबस एक ही महीने में खत्म हो गया, वो अब उसको याद कर लिया, कंठाग्र कर लिया है, आगे बढ़ेगा तो अगले क्लास का। हमारे दरवाजे मतलब ननिहाल में ना दरवाजे पर टीचर आता था पढ़ने, स्कूल जाने की इजाजत नहीं थी। उसको बोले इसको दूसरे क्लास का किताब दो, तीसरे क्लास का किताब पढ़वाओ, चौथे क्लास का किताब पढ़वाओ, पढ़वाओ इसको, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि हमको 4th क्लास में भी स्कॉलरशिप मिल गया था और हमको 6th क्लास में भी स्कॉलरशिप मिल गया था। तो 10th क्लास तक मैं स्कॉलरशिप पे ही पढ़ता रहा था उस समय, ठीक है ना। क्योंकि मैं दूसरी क्लास में था, चौथी के का सब गणित वणित सब कंप्लीट हो जाता था मेरा, तो चलते रहता है। तो आप लोग ना स्वाध्याय पे जोर लगाओ, वो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होगा। इस तरह से हम लोग अरिष्टनाथ को भी समझ लेंगे। तो आप लोग इसको ऊपर अभ्यास कीजिएगा। मैं एग्जाम्पल पत्रिका लेकर के जरूर आऊंगा और एग्जाम्पल कराऊंगा एक दिन बीच में। उसके पहले आज थोड़ा सा, अब आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो पहले कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूं। जी पंडित अंकित शर्मा जी बताइए। राधे राधे गुरु जी। आवाज आ रही है गुरु जी? बिल्कुल आ रही है, बताइए ना। गुरु जी जैसे आपने बताया कि जो G12 है उसमें हमने माता के लिए देखा, तो लग्न देखा, फिर चंद्रमा देखा, चंद्रमा से चतुर्थ देखा, तो फिर इसके बाद जो लग्नेश और चंद्रमा की स्थिति देखना है संसप्तक, तो लग्नेश से लग्न का लेंगे या उसी का लग्नेश लेंगे जो उसमें नहीं, लग्नेश लगन का होगा? लग्नेश लेंगे भाई, D1 का लग्न है ना? पत्रिका का लग्नेश हाँ, डी पत्रिका का ही लग्नेश लेंगे और D1 का ही चतुर्शेष भी लेंगे, अच्छा अच्छा। ठीक है। जी गुरु जी। चलिए मीनाक्षी जी। नमस्ते सर। सर मुझे पूछना था कि जो हमारा परिवर्तन वाला में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि मेरे पास 3 4 चार्ट है जिसमें ना परिवर्तन हो रखा है। तो आपने बोला था आप बाद में कराओगे, पर जैसे कुछ भी देखना होता है ना लग्नेश और चंद्रमा या ऐसे वो करके, तो फिर वहां पे कंफ्यूजन आता है कि जब एक्सचेंज है तो कैसे उसको पढ़े। जैसे मेरा लग्नेश ही मून है, अब मून के साथ माता के लिए मून कैसे देखेंगे, और फिर अगर उसका एक्सचेंज किसी के साथ है जुपिटर के साथ, तो फिर उसको कैसे पढ़ें, ये थोड़ा सा समझना था मुझे। आप ही की पत्रिका एक दिन लगा करके सारा एक्सचेंज समझा देंगे। एक्सचेंज चलिए ठीक। वगैरह हमने ना अपने बेसिक में ही पढ़ा दिया है, मतलब आप यूट्यूब पे जाएंगे यूट्यूब 108 पे। में, हाँ 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 वहीं पे एक्सचेंज वगैरह सब बताया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप अपनी पत्रिका, चलिए। जिस दिन मैं पत्रिका लूंगा ना, हम्म। आप हाथ उठा करके अपनी पत्रिका लगवा लेना, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जी मिश्रा जी बताएं। हाँ गुरु जी, एक हालांकि अभी प्रश्न करने का सही समय नहीं है, मैच्योरिटी, लेकिन एक संशय जो पैदा होता है कि इतनी विधाएं चल रही हैं, जो आपने जिक्र भी किया था अभी, इतनी विधाएं, ज्योतिष की इतनी विधाएं चल रही हैं, एपी है, काल किताब है, वगैरह वगैरह, लेकिन सबका बेस वैदिक ही है, करेक्ट सर? जी हाँ। तो अगर वैदिक जो जो ये दूसरी परंपराएं डेवलप हुई हैं, या आज की तारीख में लोग उसकी तरफ प्रवृत्त ज्यादा हो गए हैं, तो उसका कारण है कि वो कैलकुलेशन या प्रिडिक्शन जल्दी करती हैं या एक्यूरेट करती हैं? इसके लिए हमारे पास एक ही जवाब है कि कैलकुलेशन करके जो अपना चार्ट बनाता है, या कैलकुलेशन यही रहता है, लाल किताब का कैलकुलेशन अलग है, ठीक है ना, बाकी केपी का कोई कैलकुलेशन अलग नहीं है, यही कैलकुलेशन। तो वो ना तो जल्दी कहने में सक्षम है, ना ही रिजल्ट ओरिएंटेड है।
व्यवसायिक दृष्टिकोण से अच्छा है। आप 2-3 महीने में सीख जाते हो। वैदिक ज्योतिष के तरह आपको रगड़ना नहीं पड़ता, बहुत लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और आप बड़े आराम से 5 बात सीखते हो, सामने वाले को बताते हो, सामने वालों को 1-2 बात समझ में आ जाती है, आपका बिजनेस चल बैठता है। यही बात है। बाकी मैं इस चीज को सुनना ही पसंद नहीं करता कि कोई केपी पढ़ करके और हमको बताए कि केपी बहुत अच्छा है। कोई लाल किताब पढ़ करके आए और हमको बताए कि लाल किताब बहुत अच्छा है, वो वैदिक से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है या जल्दी रिजल्ट दे रहा है। कहाँ से देगा? सवाल ही नहीं उठता। ठीक है ना? तो अगर जरूरत थी रिसर्च की तो इसी पे होगा, और इसी में कुछ बढ़ाया और घटाया जा सकता है। हमारे विद्वानों ने जेमिनी को माना, लेकिन केपी को माना क्या? नहीं माना। लेकिन अब सॉफ्टवेयर वाले ना पराशर के साथ केपी वाला भी सॉफ्टवेयर लगा देते हैं, रेड स्टो का भी सॉफ्टवेयर लगा देते हैं। आप क्या करोगे? बाद में पता चलेगा कि मथ दिया है, इसको खिचड़ी बना दिया। कौन वैदिक पढ़ा रहा है, कौन केपी पढ़ा रहा है, आपके समझ में ही नहीं आएगा। तो मैं इस बात को लेकर के, और जानबूझ मैं पढ़ा हूँ, मैंने 5-7 रोज केपी पढ़ा, 5-7 दिन लाल किताब पढ़ा, 5-7 दिन में ही नफरत हो गया। ठीक है ना? कि बिना सिर पैर का बात करते हैं, कोई तथ्यहीन बातें होती हैं। हमारे वैदिक ज्योतिष में नक्षत्र आधारित प्रिडिक्शंस कौन से चैप्टर में दिया गया है बताइएगा? नंबर 1। नंबर 2, एक तो नक्षत्र भी है और उसके बाद उप नक्षत्र की भी चर्चा कर देते हैं आप। ग्रह है, उपग्रह की भी चर्चा कर देते हैं, और शुक्र का उपग्रह राहु को बता देते हैं। ये कैसे संभव है? दोनों में क्या समानता है? तो बेतुकी बातें हैं। ठीक है, लोगों के पास जिसको जहां लोग प्रचार करते हैं, लाखों करते हैं, करोड़ों कमाते हैं, मैं उसके पीछे नहीं जाता। मैं अपने जगह पे आप लोगों को पढ़ाता हूं, उससे मेरा 2 काम होता है। एक तो मेरा रोजी रोटी चलता है, पहला, और दूसरा कि मैं वैदिक ज्योतिष का प्रचार कर पाता हूँ। ठीक है ना? ये दोनों काम बहुत अच्छे तरीके से, जितना है, आप 20 लोग हैं तो 20 ही लोगों को करता हूँ, किसी बैच में 40 लोग हैं तो 40 लोगों को करता हूँ। तो इतना ही कर पाता हूँ, हमारे लिए इतना ही काफी है। मोदी जी के सामर्थ्य में है पूरे विश्व में जाकर के डंका बजाना, मेरे सामर्थ्य में नहीं है, तुम कहाँ से करेंगे? ठीक है ना? तो चलिए, इसी अच्छा में है। इसी 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 चर्चा में आपने एक चीज कही, नक्षत्र से क्या, तो नक्षत्र का जो एक्यूरेसी है वो कहीं कहीं ज्यादा है। मतलब पहले नक्षत्रों पे ही बेस प्रिडिक्शन माना गया था, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, राइट सर? नहीं नहीं, ऐसा होता तो बृहत्होरा पराशर में कहीं ना कहीं तो चर्चा होता। बृहत्होरा पराशर में चर्चा होता। मूल बुक ही बृहत्होरा पराशर है। हाँ, बीबीएस। ठीक है? उस बृहत संहिता है, उसमें चर्चा होता। बृहत संहिता में नक्षत्रों पर बहुत चर्चा है, लेकिन मुहूर्त के लिए है, ट्रांजिट के लिए है, प्रिडिक्शंस के लिए बहुत कम है। ये सब एक, हाँ, लेकिन बिना नक्षत्र का एक कदम नहीं चल सकता वैदिक। नक्षत्र और चरण को भी पकड़ता है, और नक्षत्र करता चरण है। के आधार पर अवखड़ा चक्र और घात चक्र बना देता है, और उस अवखड़ा चक्र और घात चक्र से आपके शादी विवाह से लेकर के आपके मांगलिक कार्यक्रमों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तिथि को लेना चाहिए, ये सब हो जाता है। लेकिन ये ढकोसलेबाजी नहीं होता है कि फलाने नक्षत्र में बैठा है तो ये होगा, इस सब राहु के नक्षत्र में आ गया सबके, ये सब नहीं है। जो नहीं है मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। आप लोग खोज के दिखा दीजिए हमको। हम तो बहुत सारे बुक का नाम बोलते हैं, मानसागरी है, नारद संगीता है, बृहत संगीता है, बृहत होरा पराशर है, सारावली है,
जातक परिजात है, जातक भरनम है, कहीं भी दिखा दीजिए ना हमको, फल दीपिका है, तो हम मान जाएंगे कि नहीं हम कहीं भूल कर रहे हैं, हम अपने विद्यार्थियों को ये ज्ञान नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, तो इसके इसमें मत रहिए। चलिए अच्छा है, तो चलिए अच्छा है, तो अब आगे बढ़ते हैं। और कोई नहीं है ना? मीनाक्षी जी हाथ नीचे कर लीजिए। सर मुझे एक बात कहनी थी कि मैंने नाड़ी भी थोड़ा पढ़ा है, तो नाड़ी के जो शॉर्टकट प्रेडिक्शंस हो जाते हैं वो मेरी नजर में बैठते हैं, और नाड़ी वैदिक से ही निकला हुआ है। तो जैसे हम जो कारक लेते हैं जैसे बिजनेस का या 10th हाउस का, जैसे हमने मरकरी पढ़ा, और चाइल्ड के लिए हम जुपिटर को लेते हैं, तो वो उसी को बेस बना के बताते हैं। तो मुझे लगता है वो उसमें से वैदिक में से निकला है, इसलिए कुछ चीजें उसमें बिल्कुल बैठती है। मैं टाइमिंग नहीं बोल रही हूँ, टाइमिंग सही होता है कि नहीं, पर मैं ये बोल रही हूँ कि जो उसमें युति का, एक्सचेंज का और ये सब फल बताते हैं वो मैंने देखा है बैठता है सही सही। बस यही बताना था। आप नाड़ी के बारे में क्या सोचते हैं सर, बताइए। मैं वैदिक के अलावा और किसी के बारे में सोचता ही नहीं, इसीलिए सिर्फ वैदिक जानता हूँ। आप हमारे ही विद्यार्थी है मीनू, 10 साल हमसे पढ़ा उसने। ठीक है ना, और वो आज न्यूमरोलॉजी भी जानती है, टेरो भी जानती है, पामिस्ट्री भी जानती है, लेकिन नाड़ी नहीं जानती, केपी नहीं जानती, लाल किताब नहीं जानती। नाड़ी पौराणिक पद्धति है, वो वैदिक से कुछ ज्यादा मेल जोल रखता है। ठीक है ना, लेकिन ये परंपरा भी पुरोहित परंपरा से निकला हुआ चीज है। उसमें पहले फिंगरप्रिंट्स के आधार पर प्रिडिक्शंस होता था, कहीं उसके लेख पड़े होते थे तो उसको निकाल करके लोग करता था। आजकल क्या हो गया है पता नहीं, तो मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा मीनाक्षी जी कि नाड़ी ज्योतिष है अच्छा है नहीं। मैंने नाड़ी ज्योतिष को पढ़ा ही नहीं, मैं वैदिक को पढ़ता हूँ। लेकिन कहते हैं लोग, आप जैसे कहे हम मान लिए ठीक है होगा, लेकिन जिसको मैं नाड़ी को के खिलाफ बोलता भी नहीं, हम दो के खिलाफ बोलते हैं ना, केपी और लाल किताब, ये दो के जी खिलाफ सर। मैं बोलता हूँ, बोलता रहूंगा। बाकी नाड़ी मैंने पढ़ा नहीं, जीवन में समय मिलेगा तो 10 दिन पहले पढ़ के देखूंगा, फिर उसके ऊपर ओपिनियन ले पाऊंगा। आपको जरूरत ही नहीं है सर। नहीं, मैंने देखिए सर, मैंने लाल किताब भी थोड़ा पढ़ा था, और मैंने ये जो केपी है ये भी कोशिश करी थी। पर जो आपका निष्कर्ष है कि वो नहीं समझ में आता है, नहीं बैठता है, मेरा भी वही है। मैं इसीलिए बहुत मतलब परेशान सी हो गई थी। मैंने कहा ये क्या है, मैं तो एक बार वैदिक से भी बहुत परेशान हो गई थी। पर कुछ ऐसा मेरे जीवन में है कि मैं बार बार घूम के पढ़ने बैठती हूँ। फिर मैंने कहा अब आपको भी एक बार पढ़े, तो अब मुझे लग रहा है कि हाँ वैदिक का जो हमें नहीं समझ में आ रहा था वो अब कार बैठ गई है, पजल सॉल्व हो रही है। तो आपको धन्यवाद है इस चीज के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आखिरी सुख स्थान दशम को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप कहेंगे कि ये आखिरी सुख स्थान, तो केंद्र का जो 4 स्थान है ना, ये चारों स्थान हमारे जीवन को सुख देता है, बाकी का स्थान सुख नहीं देता। ठीक है ना, लग्न है हमारा शरीर है, चतुर्थ है हमारा सामान्य सुख है, सप्तम है हमारा सांसारिक सुख है, जो शरीर को ज्यादा पसंद आता है, और जो दशम है वो भी सुख है। अगर वहां से पैसा आता है तो फोर्थ को ज्यादा रास आता है कि आप घर भी खरीद लेते हो, मकान भी खरीद लेते हो, एसी भी खरीद लेते हो, गाड़ी भी खरीद लेते हो। तो ये चारों का चारों स्थान एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और केंद्र स्थान को अगर सुख स्थान बोल दिया जाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये हमारे बोलने का तरीका है।
चतुर्थ और चतुर्थ से चतुर्थ सप्तम, ये दोनों तो सुख स्थान है ही। और दसम यदि आपका समाप्त हो गया, अगर करियर नहीं है और आप रिक्शा चलाने के भी काबिल नहीं हो, टोकरी उठाने के भी काबिल नहीं हो, तो आप समझ लो कि आपकी दुर्दशा निश्चित। ठीक है। पढ़े लिखे माँ बाप अपने बच्चों को अपने से ज्यादा पढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इतना पढ़ने के बाद भी हमारे जीवन में संघर्ष रहा, तो हमारा बच्चा हमसे थोड़ा ज्यादा पढ़ेगा, उसके जीवन में कम संघर्ष होगा। हमारा माता पिता हमारी शुभचिंता करता है, बचपन में चाहता है कि जो दुख हमने झेले वो तुम न झेलो। हर माँ बाप का यह कामना होता है। तो और अर्थहीन होकर के आप कुछ कर ही नहीं सकते। और अर्थ हो उपार्जन का एक ही काम है कि आप कुछ काम करो, तभी आपको पैसा मिलेगा। आप काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। ये हमारे जमाने से नहीं, राजा रजवाड़ों के जमाने से, वैदिक काल से या आदि काल से कह सकते हो। ठीक है ना। पहले काम के बदले अन्न मिल जाता था, हमारा उसी से खाना पीना हो जाता था। काम के बदले वस्त्र मिल जाता था। ठीक है ना। उससे हमारा काम चलता था। वो काम के बदले अन्न और वस्त्र तो मैंने अपने आंखों से देखा है, वो ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ठीक है ना। शादी विवाह में भी अब लोग घर में काम वाली है तो उसके लिए साड़ी बोलते हैं, लेकिन हम लोगों को लाउन को, धोबिन को, समझ रहे हैं ना, वस्त्र दिए जाते थे। क्योंकि वो हमारे काम, लाउन मतलब वो जो नाई होते हैं उसके पत्नी को बोलते हैं, धोबिन जो कपड़ा धोते हैं उनके पत्नी को बोलते हैं। कि वो कपड़े धोने का काम कर रही थी। पहले पैसा नहीं मिलता था, उसको अन्न मिलता था और साल में एक दो कपड़े मिलते थे। घर में शादी विवाह हुआ तो ज्यादा कपड़े हो जाते थे धोने के लिए, तो उसको भी एक कपड़े अलग से गिफ्ट कर दिया जाता था। और उसके कि एक कपड़ा मिलेगा हमको अलग से, तो शादी विवाह के कपड़े ज्यादा हो जाएंगे, तो वो भी धोने के लिए वो तैयार रहते। आज वो प्रथा समाप्त हो गई। अब हर चीज हमको पैसा दे दो, हमको जो जरूरत होगा हम पूरा कर लेंगे। पहले लोगों का अपना जो साधन था ना वो सीमित था। खाना है, पहनना है, ये रोटी कपड़ा, और तीसरे नंबर पे मकान आता था। पहले नंबर पे रोटी, दूसरे नंबर पे कपड़ा और तीसरे नंबर पे मकान आता था। तो रोटी के लिए लोग अन्न लेते थे, कपड़े के लिए कपड़ा मिलता था और मकान के लिए पैसा मिलता था। ये आप अपना मकान बनाओगे, जो भी जैसा भी बनता था। अब सरकार भी, मतलब अगर अनुदान से भी आप मकान बनाते हो तो आज आपको पक्का मकान मिलता है। लेकिन 40 साल पहले हमारे सर पे भी पक्का मकान नहीं था, कच्चा मकान था। हमारा जो घर था वो खपरेल का था। ठीक है ना। घास फूस के नहीं थे, उससे थोड़ा सा उत्तम क्वालिटी हो जाता है। लेकिन आज अब खपरेल का और घास फूस का मकान तो गांवों में भी दुर्लभ हो गया है। गांव में जब बाढ़ आता था ना, तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा, अगर 2 दिन पानी रुक गया ना, आधे गांव का ना घर गिर जाता था। क्योंकि मिट्टी का दीवार होता था, वो पानी में फूल जाता था, दब जाता था, मकान गिर गया आपका। तो कई लोग क्या करते थे कि यहां तक दीवार जो है ना वो ईंट का लगाते थे और उसके बाद मिट्टी लगा देते थे। घर फिर उस तरह से बना लेते थे, ताकि यहां तक पानी आएगा तो भी गलेगा नहीं, गिरेगा नहीं। जिसको जितना सामर्थ्य होता था उस तरह से लोग करते थे। तो पहले भी कर्म प्रधान था और आज भी कर्म ही प्रधान है, ये हम लोगों को मान लेना चाहिए। लेकिन पहले कर्म का
एक सीमा था कि हम अपने जाति के अनुसार या कर्मानुसार जो जाति था वो कर्म कर लेते थे। दूसरा एक प्रमुख कार्य था किसान का। दूसरा था राजकीय कार्य, राजा के यहाँ नौकरी करना या सरकार में नौकरी करना। अंग्रेज सरकार था, उसमें भी तो नौकरी बहुत लोगों ने किया था ना। सुभाष चंद्र बोस क्या थे आप पढ़िएगा। क्या वो अंग्रेजों के यहाँ काम नहीं करते थे? अंबेडकर जी ने अंग्रेजों का काम नहीं किया था क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राजकीय कार्य, कृषि कार्य और व्यवसाय। और पहले व्यवसाय किस चीज का होता था? ज्यादातर कपड़ों का और अन्न का व्यवसाय होता था। ठीक है ना। बीज किसान अपने घर से निकाल लेता था। खाद अपने जो जानवरों से मल मूत्र होते थे उसका गोबर होता था, उससे खाद हो जाता था। ये तो रासायनिक खाद वगैरह बहुत बाद में आया। और अब किसान बीज अपना रख ही नहीं पाता। अब तो हर किसान को बीज खरीद के और बोना है, खाद खरीद के, डीएपी खरीद के, यूरिया खरीद के लगाना है। पहले तो किसान इसको जानता ही नहीं था। यह हथिया नक्षत्र में पानी पड़ा, बीज बो देते हैं, उसी के हिसाब से बरसात होती थी और खेती हो जाता था। तो जितना होता था उतना चलता था। आजादी के समय 33 करोड़ की आबादी थी शायद भारत की, आज 130 करोड़ की है। उस समय अनाज की भी कम जरूरत थी। अब कर्म कई प्रकार के हो गए, और कई प्रकार के नहीं, अगर मैं कहूं तो अनंत भी कहें तो भी काम चल सकता है, क्योंकि कोई लिख करके नहीं बताएगा। अगर अकाउंट्स का ही काम देखता है, कोई खाता बही का ही काम देखता है, उसमें 10 सीरीज बटे हुए हैं। बैंक लोन कोई और देख रहा है, रिकवरी कोई और देख रहा है, टोटल जो आपका लाभ हानि है वो कोई और देख रहा है। वो छोटा छोटा जो है सो बहुत सेगमेंट बट गया। पहले एक ही डॉक्टर होता था, वो सब प्रकार का इलाज करता था। अब आप चले जाओ जनरल फिजिशियन के पास, बोलोगे थोड़ा इधर दर्द करता है, कार्डियोलॉजिस्ट से मिल लीजिए। ये पेट में भी ना इधर थोड़ा सा है ना प्रॉब्लम है, तो उधर रोग विशेषज्ञ से मिल लीजिए। यूरिन में प्रॉब्लम है, यूरोलॉजिस्ट से मिल लीजिए। अरे भाई, हर ताकि आप उस सेगमेंट में महारत हासिल कर सकें। ठीक है ना। आसान हो गया। पहले एमबीबीएस की पढ़ाई भी बहुत होती थी, अब तो ठीक है, एमबीबीएस तक तो एक जनरल स्टडी देता है। बाद में जब पीजी होता है तो एक स्पेशल आप कर लेते हो कि आपको किस में जाना है, और आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हो। इंजीनियरिंग, पहले इंजीनियरिंग का मतलब ही था कि वो टेक्नोलॉजी वाला इंजीनियर। वो मैकेनिकल होता था और इलेक्ट्रिकल होता था और सिविल होता था, ये 3 प्रमुख होते थे। और आज देख लीजिए 100 प्रकार के इंजीनियर होंगे। ठीक है ना। अब चमड़े का जो जूता भी बनता है ना, उसके लिए भी लोग इंजीनियरिंग करते हैं। लेदर से भी इंजीनियरिंग हो रहा है। ठीक है ना। मैकेनिकल इंजीनियर के कई भाग हो गए हैं। अब ऑटोमोबाइल अलग हो गया। अब ऑटोमोबाइल वाला क्या बनाता है मुझे नहीं पता, बहुत प्रकार हो गए। तो अब कार्य क्या करेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है।
मेरे कहने का मकसद एक ही है। लेकिन यदि हम ग्रहों के कारकत्वों को समझेंगे तो हम हद तक ये पहुंच पाएंगे कि आपका कार्य किस क्षेत्र में होगा। नंबर एक, कार्य अच्छा होगा बुरा होगा, आप तरक्की कितना करेंगे, ये सब बहुत आसान है, ये सब बता देंगे आप आराम से। आप डॉक्टर ही बनेंगे ये बताना बहुत मुश्किल होगा, और डॉक्टर बनेंगे तो यूरोलॉजिस्ट बताएंगे, ये तो और भी मुश्किल है। ठीक है ना। अभी डाटा साइंस आ गया, अभी डिजिटल मार्केटिंग आ गया। आज से 25 साल पहले जिसका हॉरोस्कोप लिखा गया होगा, उसमें लिखा गया होगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग में आगे बढ़ेंगे, आप डाटा साइंस में आगे बढ़ेंगे। उसको तो ज्योतिषाचार्य को पता ही नहीं होगा कि वो डाटा साइंस और डिजिटल मार्केटिंग आज एआई में आ जाएगा, आप उस समय एआई के बड़े जानकार होंगे, तो प्रिडिक्शंस गलत हो जाता है। ठीक है ना। उस समय आज हम अगर किसी के 25 साल बाद की बात लिखते हैं, तो हम जब लिखते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि उसके नेचर के हिसाब से उसका इंटरेस्ट लिख दें, ना कि कोई करियर लिख दें, कि उसका इंटरेस्ट किस ओर होगा। ठीक है। तो आप लोगों को इंटरेस्ट पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा कि कितना ग्रोथ मिलेगा, ये पता चल जाएगा कि ट्रांसफर कब होगा, कंपनी कब बदलेंगे, ये सब पता चल जाएगा। लेकिन पर्टिकुलर आप कहेंगे कि हम पिन कर दें, यही वाली नौकरी करेंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है। इस बात को अपने मन से निकाल दीजिएगा। ठीक है। अगले क्लास से हम लोग दसम को पढ़ेंगे, और दसम पढ़ने के बाद दशा पढ़ेंगे, फिर पंचम पढ़ेंगे। ठीक है। या पंचम हम लोगों ने पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा बता है। दीजिए। नहीं गुरुजी। नहीं पढ़ा है। ठीक है। नहीं पढ़ा सर। चलिए, तो आप लोग अपने मन में आज इसीलिए इतना बता दिया ताकि आपको ये स्पष्ट हो जाए कि हमको क्या पढ़ना है। हम अपने मन में बैठे हैं कि दसम पढ़ेंगे तो बता ही देंगे कि आप तो फलाने इंजीनियर बनोगे, आप तो ये डॉक्टर बनोगे, आप तो ये मन से हटा दीजिए, ये कोई नहीं बता सकता। अगर कोई बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है। हम तो वही बोले कि आज से 25 साल पहले वाले लोगों को पता था क्या कि एआई भी आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा और हर काम में होगा, हर क्षेत्र में एआई आएगा। अकाउंट्स के क्षेत्र में अब तो शेयर बाजार से एआई चुन के निकाल रहा है कि शेयर में पैसा इन्वेस्ट करो आपको बढ़ेगा। अब बताओ, हर क्षेत्र में है। मेडिकल के क्षेत्र में है कि इस तरह का सिम्टम्स है तो ये रोग हो सकता है, इसके लिए ये मेडिसिन दो उसको। तो ऐसे सृष्टि परिवर्तित होते रहेगा। इसीलिए हम लोगों को सावधानी पूर्वक उसके इंटरेस्ट को लिखना चाहिए, ना कि उसके कार्य को लिखना चाहिए कि आपका कार्य कैसा होगा। आप यदि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हो तो आप ज्यादा तरक्की करते हो। हम हमेशा लोगों को कहते हैं कि जो भी काम करो उस काम से प्यार करो। जैसे हमको ज्योतिष बताने से ज्यादा अच्छा लगता है ज्योतिष पढ़ाना, तो हम जिसको ज्योतिष बताते भी हैं ना तो उसको भी थोड़ा पढ़ा ही देते हैं कि तुम्हारा मंगल यहाँ है, ये होगा वो होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। उसको भी पढ़ा ही देते हैं और फिर जो है सो बता देते हैं। ठीक है ना। तो हम अपने काम से प्यार करते हैं तो आप जैसे 20-30 लोग हमारे साथ हो जाते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग भी यदि अपने अपने कार्य से प्यार करोगे, समर्पण भाव से अपने काम को, चाहे जिस भी कार्य में हो, आपको उसमें आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी और तरक्की भी मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, आखिरी सवाल आशुतोष मिश्रा जी का ले लेते हैं। बताइए आशुतोष मिश्रा जी। गुरु जी पता नहीं पहले पूछा है कि नहीं, ये इस पे चर्चा हुई है कि नहीं, लेकिन एक बार बार जिज्ञासा आती है कि ज्योतिष पढ़ने के लिए योग होते हैं, उससे देखा जाता है जी हाँ, कुंडली के देखा हिसाब से। जाता है, बता देंगे आपको। जी जी।
ज्योतिष पढ़ने के लिए योग होता है, और जब हर विषय पढ़ने का योग, हमने कहा ना इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ज्योतिष का भी तो हो सकता है ना। धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करने का इंटरेस्ट होगा, तो हम यहाँ ये अगर नहीं लिख पाएंगे कि आप ज्योतिष बनेंगे और उसमें भी वैदिक, आजकल तो हो गया केपी वाले ज्योतिष बनेंगे क्या, ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये जरूर बता पाएंगे कि आपका इंटरेस्ट जो है वो शास्त्रों के अध्ययन में होगा, ठीक है ना। और शास्त्र से मतलब ये धार्मिक शास्त्र, वैदिक शास्त्र, ठीक है ना। तो आप ये, और हमारे शास्त्रों में क्लियर लिखा हुआ है, बृहत्थोरा पराशर में कई श्लोक दिए हुए हैं कि आप ज्योतिष कैसे बनेंगे, ठीक है ना। तो कई श्लोक के विषय में भी बता देंगे आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ पूजा, क्या प्रश्न रह गया आज तो? गुरुजी त्रिशांश कैसे समझेंगे? जैसे कहा है कि लग्न या चंद्रमा में से अगर जो भी बलवान है, सो किताब में दिया था मेष या वृश्चिक राशि में हो और मंगल के त्रिशांश में हो, तो ये त्रिशांश कैसे समझेंगे? कहे ना, अब अगले बार पढ़ के आना, बता देंगे, ठीक है। पूरा पूरा 4-5 पेज पढ़ के आना, फिर बताएंगे। इसमें ठीक है एक ना? समस्या है गुरुजी, पढ़ते हैं बट इतनी सारी चीजें हैं कि वो फिर मिटती जाती हैं, बड़ा कुछ नहीं, चीजें क्यों? मिट जाती हैं लेकिन काफी चीजें। जो मिटने वाली हो उसको नोट डाउन कर लो, हमारे पास ले आना, हम कोई भी चीज मिटने नहीं देंगे, वो स्मृति में रहेगी, ठीक है ना। है क्या कि हम सीखना चाहते हैं कि नहीं। आप अगर रटना चाहते हो तो क्लास छोड़ दो, पैसा पेड कर दिया तो सोचना कहीं सट्टा में लगा दिया था, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अगर आप लॉजिकली उसको सीखना चाहते हो तो रटना नहीं है, उसको समझना है, हमारे स्मृति में रहेगा, हम उसको रटेंगे नहीं, ठीक है ना। चलो, तो बस आज इतना ही। सर एक छोटी सी जी रिक्वेस्ट है जी, कि नेक्स्ट क्लास में सर एक D12 और एक D30 चार्ट का अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर हो जाए 5-10 मिनट करा में, देंगे, कोशिश करते हैं तो कराने की। वो बहुत अच्छा हो ठीक, जाएगा सर। थैंक चलिए यू सर, थैंक नमस्कार। यू।